नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी हां, आपके वो सवाल जो आपने हमारी पिछली वीडियोज में कमेंट के द्वारा पूछे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जॉब से रिलेटेड पूछी गई हैं, कुछ मेडिकल से रिलेटेड पूछी गई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछी गई हैं, तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड और उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड। तो कई सारे कैंडिडेट को अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स से सामना करना पड़ रहा है, जो हम पे ट्रस्ट करके उन्होंने वीडियो के कमेंट में लिखी हैं। तो शायद आपका भी कोई उन कमेंट्स में से डाउट रहा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी जिनके डाउट और रह भी जाएंगे तो इस वीडियो में कमेंट करना, तो जो हम अगली Q&A वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर है, जो मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड करी है उसमें कमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट लिख रहे थे कि मेरा जो फेस है वो उतरा हुआ है, क्या कारण हो गया है। तो इसका मुख्य सिर्फ एक ही कारण है, मैंने इस हफ्ते नाइट ड्यूटी करी है और दिन में मैं बहुत कम सो पाया हूँ। और अभी लास्ट टाइम मैं नाइट ड्यूटी जो करके आया हूँ आज ही की, तो इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ आज, तो इस वजह से मेरा जो फेस है वो इस तरह से लग रहा होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल लेते हैं, जो कि है सौरभ द्वारा पूछा गया है, ग्रुप डी की आंसर की कब आएगी। इसके लिए मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है, तो इसमें बताया था कि 14 फरवरी या फिर 16 फरवरी को इसकी आंसर की आ जाएगी। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे हो सकता तब तक आ गई होगी। दूसरा हमारा सवाल है दिनकर मिश्रा द्वारा पूछा गया है, भाई मैं अगर 10th लेवल नॉन ITI पे ग्रुप डी में सिलेक्ट होता हूँ तो क्या मैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके ALP बन सकता हूँ। तो देखो, आपके पास अगर ITI नहीं है, मतलब आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आप ALP किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम को देकर नहीं बन सकते हैं। आप चाहे डिपार्टमेंटल एग्जाम देना, चाहे डायरेक्ट ओपन कैटेगरी वाला एग्जाम देना, आपको ITI या फिर कोई डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल कोई डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद हमारे अगला सवाल है प्रवीण बघेल द्वारा पूछा गया है, LDC में प्रमोशन के लिए ट्रेन मैनेजर बनने के लिए BA या BSc जरूरी होती है क्या। तो देखो, जो LDCE का एग्जाम होता है उसमें आप सिर्फ 10th पास होंगे तब भी आपको ट्रेन मैनेजर बना दिया जाएगा। लेकिन जो GDC यानी कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इसमें आपकी जो योग्यता ओपन कैटेगरी वाली भर्ती में होती है वही होती है, यानी कि इसमें फिर आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि LDC में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, GDC में ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल है हमारे DNR कुशवाहा द्वारा पूछा गया है, भाई मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए पेन और कोरा कागज मिलता है क्या। बिल्कुल, एग्जाम के दौरान आपको प्लेन पेपर मिलेगा वाइट, और एक पेन भी दिया जाएगा जिस पे आप अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा पेज भी आपको जितने चाहिए उतने मिल जाते हैं। अगला सवाल है नीलेश आर्मी बॉय द्वारा, भैया मेडिकल में क्या क्या होता है। तो देखो, इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, एक लेटेस्ट वीडियो भी बनाई है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करी हैं। बाकी अगर आपको पर्सनल मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसे जाकर आप अपने सारे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारे धीरज म्यूजिकल द्वारा किया गया है, आपको सैलरी कितना मिलता है। इसके रिगार्डिंग मैंने सेकंड लेटेस्ट जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है। लगभग मेरी सैलरी अभी के टाइम पे कट पिट के 33,000 रुपये आती है, बनती लगभग 36,000 रुपये है, जिसमें मेरे 3,000 NPS और कुछ और एक्स्ट्रा कटौती हो जाती हैं। तो अभी इन हैंड मेरी सैलरी लगभग 33,000 रुपये आती है, जो कि 2.5 साल बाद की सैलरी है। अगला सवाल है हमारे हिमांशु वर्मा द्वारा पूछा गया है, आपका प्रमोशन हो गया क्या। बिल्कुल नहीं भाई, जो NCR झांसी डिवीज़न है इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, और 2.5 साल से ज़्यादा हम लोगों को पॉइंट्समैन के पद पे कार्य करते हुए हो गया है, और अभी तक हमें लेवल 1 से लेवल 2 भी नहीं दिया गया है। जबकि जितने भी अदर जोन हैं उन सभी में सिर्फ 2 साल और 2 साल से पहले भी उनको लेवल 1 से लेवल 2 का पॉइंट्समैन यानी कि पॉइंट्समैन B से पॉइंट्समैन A बना दिया है। खैर, हमारा भी जल्द ही पॉइंट्समैन B से पॉइंट्समैन A हमको भी लेवल 1 से लेवल 2 दे दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा दुर्गेश कुमार द्वारा पूछा गया है, क्या पॉइंट्समैन को कपलिंग करना अनिवार्य है। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहे तो क्या कपलिंग करने से मना कर सकता है। मुझे कपलिंग का ही डर है, नहीं तो मैं पहला प्रेफरेंस पॉइंट्समैन को ही देता। तो देखो, अगर आपको इस चीज़ का डर है तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, और दूसरी चीज़, आपको अगर पॉइंट्समैन बना दिया गया तो जो आपके कर्तव्य हैं वो आपको करने पड़ेंगे,
और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि कपलिंग करने में कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसके भी नियम होते हैं और नियम से काम करोगे, सावधानी से काम करोगे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। तो अपने मन से डर हटा दीजिए और प्रेफरेंस को अपनी फर्स्ट पे रखिए, जो आपकी पसंदीदा पोस्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि है अंगना करमाकर द्वारा पूछा गया है। मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं किसी और जोन से फॉर्म फिल कर देती हूँ, मतलब एरिया में, अपने एरिया में नहीं, तो एग्जाम देने के लिए मुझे किस एरिया में जाना होगा और पीटी और डीबी कहाँ होगा? पीटी होता है, पीटी नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जो आपका एड्रेस होगा परमानेंट, उस एड्रेस के हिसाब से आपको दिया जाएगा आपका एग्जाम सेंटर। लगभग 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में। आप एक लड़की हैं तो आपको 100 मीटर की रेंज में ही दे दिया जाएगा। अगर आप लड़का होते तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक भी दे दिया जाता है कभी कभी। बाकी इसका जो पीईटी है वो आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे उसके हेडक्वार्टर में होगा, और जो इसका डीबी है वो भी आपके हेडक्वार्टर में लिया जाएगा। और जो मेडिकल है वो आपकी जो डिवीजन दी जाएगी उस जोन की, उस डिवीजन में आपका मेडिकल कराया जाएगा, जो डिवीजन के हॉस्पिटल होते हैं। अगला हमारा सवाल है एसएससी एस्पिरेंट द्वारा पूछा गया है, भाई A2 मेडिकल में लेसिक अलाउ है क्या? बिल्कुल, लेकिन अगर आप टाइम से लेसिक सर्जरी कराओगे तो अलाउ है। अगर आप लेसिक सर्जरी करा लेते हो और पूरी तरह से अगर उसमें फिट नहीं हो पाते हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो लगभग 1.5-2 महीने पहले आपको लेसिक सर्जरी करानी पड़ेगी, तो इसमें आपको अलाउ कर दिया जाएगा। शुभंकर विश्वास द्वारा पूछा गया है, भैया पॉइंट्समैन का पोस्टिंग होम टाउन स्टेशन पर होता है क्या? बिल्कुल, जो पॉइंट्समैन की पोस्टिंग है वो डायरेक्ट तो आपको नहीं कर सकते हैं कि आपके होम टाउन पे मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने 1 साल में आप अपने होम टाउन पे आ जाओगे। बाकी होम के आसपास ही आप रहोगे अगर आपने होम जोन से फॉर्म भरा है तो। इसकी 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले आपने उसी जोन से फॉर्म भरा हो जिसमें आपका होम टाउन आता हो। दूसरे नंबर पे जब आप डीबी कराने जाओगे तो आप जो प्रेफरेंस दोगे तो उसमें आपको अपनी डिवीजन की प्रेफरेंस देनी है जिसमें आपका होम टाउन आता है। तीसरे नंबर पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन लगाना होगा आपकी उसी होम टाउन वाली स्टेशन का। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लियर कर दिया जाएगा और आप अपने होम के सबसे पास वाली स्टेशन पे भी जा सकते हो। अगला हमारा सवाल है कि SR बिनिया द्वारा पूछा गया, सर मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किया तो मैं कहीं और से NCBT अप्रेंटिस किया है, तो मैंने अप्रेंटिस की डिटेल डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं होगी? देखो, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है तो आपका फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है, आप एग्जाम भी दे लोगे, लेकिन आपकी जब कट ऑफ बनेगी तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और आप सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि जो रेलवे से अप्रेंटिस करता है सिर्फ उन्हीं का CCAA वाली सीट के लिए सिलेक्शन लिया जाता है। अगला सवाल है बबलू बैठा द्वारा पूछा गया है, बिहार SC कैटेगरी सर्टिफिकेट में RO लेवल का चलेगा? बिल्कुल, आप किसी भी अधिकारी से, किसी ने भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनाया है तो वो अथराइज्ड ही होंगे तब जाके बनाया है। तो जो RO लेवल का है वो भी आपका SC का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। इसके लिए चाहे आप सेंट्रल का बनवा लें या फिर स्टेट का बनवा लें, SC कैटेगरी से हो चाहे कितना भी पुराना हो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब आपको जो रेलवे फॉर्मेट का है वो बनवाना पड़ेगा, इसी के आधार पे बनेगा। सिग्नेचर जो वहाँ पे मेंशन करे गए हैं उनसे करवा लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा सवाल है कृष्णा देवगन द्वारा पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप डी में हिस्ट्री भी पढ़ना है क्या? क्योंकि मैंने खान सर का ग्रुप डी का बैच लिया, इसमें हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, सॉरी हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। तो देखो, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। क्योंकि अभी जो 2024 वाली वैकेंसी का एग्जाम हुआ है इसमें सिर्फ करंट अफेयर पूछी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2025 वाले में नहीं आएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये चारों सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, और अगर टाइम की कमी है तो मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर पे आप फोकस जरूर करना। बाकी ये आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। अगला सवाल है हमारा नरेंद्र महाजन, भाई आपने रेलवे अप्रेंटिस किया है? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तब मेरी ITI चल रही थी। तो मेरी ITI कंप्लीट होते होते मेरा एग्ज़ाम हो गया था। इसके बाद मेरी जब ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग लेने के बाद मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, जो कि 5th सेमेस्टर मेरा ये भी कंप्लीट हो गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। अगला सवाल है रेल चेसर तमिल द्वारा, बिल कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल फॉर पॉइंट्समैन? बिल्कुल नहीं भाई, कलर ब्लाइंडनेस वाले के लिए कोई भी पोस्ट इस बार आई है तो सिर्फ 2 पोस्टें आई हैं। एक तो आई है असिस्टेंट ऑपरेशंस की, जिसका C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, वही पोस्ट होती है। दूसरी है असिस्टेंट SNT वर्कशॉप वाली। तो ये 2 पोस्टें इस बार की वैकेंसी में आई हैं। तो आप देखना जिस जोन से फॉर्म भरो तो उसमें ये 2 पोस्टें जरूर होनी चाहिए, और बाकी प्रेफरेंस में भी आप दे दो या फिर ना दो तब भी आपको वही पोस्ट मिलेगी। चलिए अगला सवाल है मोटिवेशनल बल्ला द्वारा पूछा गया, भैया ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद कितने दिनों में LDCE एग्जाम दे सकते हैं?
तो देखो LDC एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम लेवल 2 का एम्प्लॉय होना जरूरी है। ग्रुप डी की जो भर्ती है लेवल 1 पे होती है, तो हर एक अलग अलग पोस्ट में जल्दी प्रमोशन होता है। सबसे जल्दी जो प्रमोशन होता है वो टेक्नीशियन में होता है, जो वर्कशॉप वाली पोस्टें होती हैं। तो वर्कशॉप वाले जितने असिस्टेंट होते हैं उनको टेक्नीशियन 2 साल में ही बना दिया जाता है। सबसे फास्ट प्रमोशन पोस्ट को चेंज करने में होता है, बाकी 2 साल में सबका लेवल 1 से लेवल 2 लगभग हो जाता है। सिर्फ हमारे साथ ये नहीं हो पाया है, वो शायद अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी इस वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि जुलाई से पहले वालों को प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसके लिए लगभग 2 साल आप मान के चल सकते हैं LDC का एग्जाम देने के लिए। बाकी GDC का आप ज्वाइनिंग के तुरंत बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शान एक्सप्रेस द्वारा पूछा गया है, भाई कौन सा फ़ोन यूज करते हो? तो मेरा जो मोबाइल है अभी जिससे वीडियो बन रही है वो है Redmi Note 12 Pro Plus 8 256। ये मैंने जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसके बाद मैंने लिया था। अगला सवाल है हमारा रंजीत ठाकुर द्वारा पूछा गया है, ये बताओ कि फॉर्म भरते समय सिग्नेचर हिंदी में कर दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हिंदी में कर सकते हो, आपकी जो लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में कर सकते हो। लेकिन जब आप जितनी जगह भी इससे रिलेटेड साइन करोगे तो सेम आपके मैच करने चाहिए और जो अक्षर हैं वो जुड़े होने चाहिए। चाहे आप इंग्लिश में करो तो वो जो है, जैसे कि आपने ए लिख दिया अलग, बी लिख दिया अलग, तो ये जो बीच में है तो वो जुड़ा हुआ होना चाहिए लगातार, जैसे रॉ में लिखना चाहिए। अगला सवाल है हमारा NS मीना द्वारा कहा गया, कहाँ से हो आप भाई? तो मैं उत्तर प्रदेश के एक ललितपुर छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ। बाकी आप मीना है तो आप राजस्थान से ही होंगे। मीना लोग हमारे साथ बहुत सारे काम करते हैं जो कि राजस्थान के किसी भी ज़िले से आते हैं। अगला सवाल है मैदा श्रीकांत द्वारा किया गया है, भाई आपका रॉ स्कोर कितना था और आपका कैटेगरी क्या है? मिनिमम कितना रॉ स्कोर और फाइनल मिनट में कट ऑफ का पॉइंट्समैन? देखो स्पेशली पॉइंट्समैन के लिए तो कोई कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ जो गई थी इस बार की, ओवरऑल कट ऑफ 62 से लेकर 71 तक गई थी और हमारे जोन की 66 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी। हमारे जो रॉ स्कोर हैं वो 69 पॉइंट कुछ थे और जो हमारा फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर था वो 76.28 के समथिंग था शायद। और इसके अलावा जो हमारी रैंक है उसमें 17 आई थी लगभग 13,000 कैंडिडेट में, और पॉइंट्समैन में मेरी रैंक फर्स्ट ही थी, जितने हमारे 74 पॉइंट्समैन हमारी डिवीजन में गए थे उसमें। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? रॉ स्कोर होगा। कैटेगरी मेरी OBC कैटेगरी है, लेकिन सिलेक्शन मैंने जनरल कैटेगरी से लिया था। आपके सारे सवालों का जवाब शिवम सिंह कह रहे हैं, भैया GDC वर्सेस LDC में क्या अंतर है? देखो लड़ाई मत कराओ। GDC होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, LDC होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। GDC एग्जाम किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय दे सकता है, बशर्ते कि जो लेवल 3 की अगर पोस्टिंग आई है तो लेवल 2 लेवल 1 का दे सकता है, और जो LDC का एग्जाम होता है वो लेवल 2 से ऊपर के ही एम्प्लॉय दे पाते हैं, लेवल 2 के दे पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंटल भर्ती आती है, मतलब अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की आई तो ऑपरेटिंग और कमर्शियल वाले दे पाएंगे या फिर सिर्फ ऑपरेटिंग वाले दे पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपकी इंजीनियरिंग वाली आई तो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले दे पाएंगे, और शायद इंजीनियरिंग वालों के लिए तो LDC खोला ही नहीं गया है। इसके बाद आती है जो इलेक्ट्रिकल वाली है और जो मैकेनिकल वाली है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो भर्ती आती है उसमें सिर्फ LDC के थ्रू उसी डिपार्टमेंट के लोग लिए जाते हैं, और जो GDC की आती है उसमें कोई भी एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है। अगला हमारा जो सवाल है अनिल 24 कुमार, सच में भाई नौकरी करना घर से अच्छा होता है, बाहर तो रोना आता है? शायद ये भी कहीं ना कहीं बाहर जॉब करते हैं, जिस वजह से इनको ये चीज़ की बहुत अच्छे से जानकारी है। बाकी मैंने इनको बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं कि जब भी आप फॉर्म भरो अपने जोन से भरो, नौकरी लेने के बाद भी परेशान लोग हो जाते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ यही ज़रूरत है कि हमें सिर्फ नौकरी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं चेन्नई जैसे जोन से। सोनम डंडोटिया, सॉरी अगर नाम गलत है तो, भैया लड़कियों को भी नाइट ड्यूटी करनी होती है क्या? बिल्कुल अलग अलग पोस्टिंग होती है, जैसे ट्रैकमैन है तो उनको नहीं करनी होती है नाइट ड्यूटी। पॉइंट्समैन की कुछ कुछ गर्ल्स हैं जो नाइट ड्यूटी भी करती हैं। बाकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं और अगर बॉयज़ हैं, मतलब मेल कैंडिडेट हैं, तो ज़्यादातर नाइट ड्यूटी मेल कैंडिडेट से कराई जाएगी, फीमेल से नहीं कराई जाएगी। लेकिन अगर कोई जंक्शन बड़ी स्टेशन है, वहाँ पे नाइट ड्यूटी करने में वो कंफर्टेबल है, सेफ्टी का उनका ध्यान वहाँ पे रखा जा सकता है, तो नाइट ड्यूटी वो कर सकती हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब कि वो खुद करना चाहे तो, रेलवे को उसकी ज़रूरत हो तो, और वहाँ पे जो स्टाफ है उसकी कमी ना हो तो, इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स नाइट करें। अंकित पूछ रहे हैं, अंकुश भाई एक सवाल है, SC वालों के लिए क्या सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है या फिर स्टेट का भी चल जाएगा? स्टेट वाले में आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आप स्टेट का भी लगा सकते हैं, सेंट्रल का हो तो और भी अच्छा। बाकी कितना भी पुराना हो SC ST कैटेगरी वालों का चल जाता है।
बस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस टाइम पे नया बनवा लेना, जो कि रेलवे फॉर्मेट में बनेगा। CSP परमार पूछ रहे हैं चश्मा लगाया फिजिकल में फेल तो नहीं करेंगे? देखो चश्मा से फिजिकल में फेल नहीं करते हैं, चश्मा से मेडिकल में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम नहीं आती है चश्मा वालों के लिए भी B2 मेडिकल स्टैंडर्ड, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्टें दे दी जाती हैं। तो चश्मा से PET पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आराम से अपनी दौड़ की तैयारी करिएगा, जो वेट उठाने वाला है PET की तैयारी करिएगा। लूसेंट पुरोहित पूछ रहे हैं भाई बहुत लोग कहते हैं रेलवे में पैसा लेता है 4-5 लाख, क्या आपके साथ ऐसा हुआ था, आपका पैसा लगा था? भाई मेरे पास सबसे पहली बात तो 4-5 लाख रुपए कभी हुए नहीं हैं। दूसरी चीज़ लगते तो मैं दे नहीं पाता। तीसरी चीज़ लगे ही नहीं है, कहीं पे मांगे ही नहीं गए थे। जो रेलवे एग्ज़ाम कराती है वो फेयर कराती है, जो ज्वाइनिंग कराती है वो फेयर कराती है। आप अगर सोचो कि एग्ज़ाम में पैसा लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, अगर आप सोचो PET में लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, DB में लगेगा तो नहीं लगेगा, मेडिकल में तो नहीं लगेगा, ज्वाइनिंग के समय भी नहीं लगेगा। कुल मिला के जो इसकी ज्वाइनिंग होती है वो बिल्कुल फेयर होती है, कोई भी पैसा रेलवे द्वारा इसके लिए नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन तीसरा ब्लॉग पूछ रहे हैं भैया आप करंट अफेयर कैसे याद कर रखते थे और उसके नोट्स कैसे बनाते थे और बेस्ट यूट्यूब चैनल भी बता दीजिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। देखो वीडियो की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़ा टॉपिक नहीं है। जो कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं और मेरे हिसाब से जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल है। बाकी अलग अलग पसंद होती है सभी की, तो जहाँ से जो पढ़ रहा हो, जहाँ से समझ में आती हो, डिटेल में चीज़ें बताते हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो चीज़ बताते हैं कुमार गौरव सर की ही बात करते हैं, तो इसके जो नोट्स हैं जैसे वो जो बताते हैं उसके साथ साथ GK भी कुछ जो जनरल नॉलेज होती है वो भी क्लियर करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों की भी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी नोट्स आप लिखना चाहें तो लिख लो, वरना उनकी मंथली मैगजीन आती है, 3 मंथ की मैगजीन आती है, तो वो खरीद के आप रिवाइज भी कर सकते हैं या फिर SPD की बुक ले सकते हैं लास्ट 6 मंथ की या फिर लास्ट 1 ईयर की। लेकिन ये एग्जाम के टाइम पे लेना ज़्यादा सही रहता है। तो आपको नोट्स बनाना है तो जो वो पढ़ाते जा रहे हैं वही लिखते जाओ, जो पिछला रिवाइज करा रहे हैं उसको इस तरह से बनाते जाओ तो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बाय भैया ये बताओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाला चलेगा सेंट्रल? देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है भैया, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ आपका लगता है। EWS सर्टिफिकेट अगर बनेगा तो वो लग जाएगा जनरल वालों का। इसके अलावा EBC सर्टिफिकेट होता है जिसको फीस में कंसेशन चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से तो EBC सर्टिफिकेट ना लगाओ तो बढ़िया है, क्योंकि इसको बनवाने में भी खर्चा आता है। कृष्णा कनौजिया पूछ रहे हैं भाई मैंने पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं दे पाए, फी पेमेंट सब कर दिया, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्या मॉडिफाई हो जाएगा? बिल्कुल, जब इसकी मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी तो आप अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, चाहो तो जॉन भी चेंज कर सकते हो, इसके अलावा भी बेसिक चीज़ें चेंज कर सकते हो और इसके लिए आपकी इस बार तो कोई फीस भी नहीं लगेगी, पिछली बार 250 रुपये लगते थे। अगला सवाल राहुल द्वारा पूछा गया है रांची जोन का नोटिफिकेशन में नहीं है। देखो रांची जोन को साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि SER कोलकाता से भी जाना जाता है, तो जो SER कोलकाता RRB है उससे आप फॉर्म भरोगे तो वो रांची जोन को ही माना जाता है। तो रांची जोन की जितनी SER कोलकाता में वैकेंसी है वहीं रांची जोन की वैकेंसी है। इसके बाद अगला सवाल है प्रीतम कुमार द्वारा पूछा गया है एक मज़ेदार सवाल, कोई ऐसा काम है कि जिसमें धूप ना लगे क्योंकि मैं पहले से काला हूँ और नहीं होना चाहता? भाई देखो वर्कशॉप वाली आप जितनी पोस्टिंग है उसको प्रेफरेंस दे दीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल भी धूप नहीं लगेगी। बस आप रास्ते में जब जाएंगे तो उस रास्ते में आपको धूप लग सकती है, तो इसलिए आप गर्मी में ड्यूटी करने ना जाएं, बरसात के टाइम पे जाएं जब धूप ना निकले, सर्दी में जाएं जब धूप ना निकले। बाकी सॉरी अगर कुछ बुरा लगे तो। ट्रेंडिंग साइको ऑफिशियल भाई आपका ग्रुप D का स्कोर कार्ड दिखाओ। सबसे पहली जो मैंने वीडियो डाली थी ना कैसे तैयारी करें, उसमें मैंने स्कोर कार्ड दिखाया था, वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी अगर मुझे PDF मिल जाएगी तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है। सारी फ्लोंडा पूछ रहे हैं भाई सिग्नेचर को लेके एक वीडियो बनाओ, सिग्नेचर के कारण फॉर्म रेक्ट तो नहीं होगा, पूरे डिटेल में एक वीडियो दो प्लीज़। देखो सिग्नेचर मैंने पहले बता दिया है, आप जब सिग्नेचर करोगे तो आपके किसी भी लैंग्वेज में आप सिग्नेचर कर सकते हो। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना नाम ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे वही सिग्नेचर आप हमेशा आगे करते रहोगे। और जो आप सिग्नेचर करोगे वो जॉइंट होने चाहिए, ना कि आपका अलग अलग अक्षर होना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करना इंग्लिश में करो, जैसे लगातार आप पेन रख रहे हो तो लिखते जाओ, पेन ना उठाओ, इस तरह के साइन होने चाहिए। बाकी किसी भी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, बस जुड़े होने चाहिए आपस में। इसके अलावा हमारे जो सवाल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर, उम्मीद है कि आपके इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, जो रह गए हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।